गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर DSSB एंड अदर टीचिंग एग्जाम्स। तो आज हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एक्चुअली DSSB। हम लोग जनरली काफ़ी सारे कैंडिडेट्स DSSB भी बोल देते हैं, बट इट इज़ नॉट DSSB, इट इज़ DSSB। तो हमारा आखिर में DSSB होता क्या है, कौन कौन इसके फॉर्म फिल कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या सिलेबस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि कब कब इसकी पोस्ट आती है। तो सारी की सारी ये डिटेल्स आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो पहली बार DSSB का फॉर्म फिल कर रहे होंगे या फ्यूचर में करने वाले होंगे। एज़ काफ़ी सारे जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं स्पेशली, दे आर फिलिंग द टीचिंग पोस्ट एवरी टाइम एंड टीचिंग कोर्स वो करके आते हैं। एंड सेम नॉन टीचिंग पोस्ट के भी काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो DSSB का फॉर्म फिल करते हैं, बट उन्हें पूरा का पूरा डिटेल में नहीं पता होता है जब वो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं। सो व्हाट इज़ DSSB? तो हमारा जो DSSB होता है, इट स्टैंड्स फॉर दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। येस, इसकी ये फुल फॉर्म है। ये एक ऐसा बोर्ड है जो दिल्ली में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके टीचिंग के और नॉन टीचिंग के, ऑलमोस्ट ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है। इट इज़ एक्चुअली अ बॉडी, बोल सकते हैं बॉडी और बोर्ड, जो आपकी टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स दोनों कराता है। टीचिंग के अंदर आप लोगों की सबसे पहले वैकेंसीज़ जो होती है PGTs की वैकेंसीज़ होती हैं। देन दे हैव वैकेंसीज़ फॉर TGT, PRT एंड असिस्टेंट टीचर, जिसको हम नर्सरी टीचर के नाम से भी जानते हैं। ये चार आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट होती हैं। एंड ये स्पेशल एजुकेटर के एग्ज़ाम्स भी होते हैं इसके अंदर। एंड नॉन टीचिंग के अंदर आपके जूनियर इंजीनियर हो गया, सीनियर इंजीनियर हो गया, MTS के एग्ज़ाम्स हो गए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की जॉब्स होती हैं, अदर क्लैरिकल पोस्ट होती हैं, LDC हो गया, UDC हो गया। सो ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं DSSB इनके रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और इनके इंटरव्यू वगैरह के प्रोसेस जो भी होते हैं वो कंडक्ट करता है। अब वाई शुड वी चूज़ DSSB? वैसे तो हम चूज़ करने वाले कोई नहीं होते हैं, जब हमारा एग्ज़ाम क्लियर होता है तभी हमें DSSB के अंदर जॉब मिलती है। बट येस, क्यों DSSB को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं? ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं DSSB में आके, दिल्ली में आके सेटल होना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो सबसे पहला बेनिफिट जो होता है, इसका सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, बहुत हैंडसम सैलरी दी जाती है, चाहे वो टीचिंग की बात करें चाहे नॉन टीचिंग की बात करें। टीचिंग की बात करें तो इनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, आप आराम से अपनी वर्क को और अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, लेस वर्किंग आवर्स होते हैं। देन फीमेल को स्पेशली काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिले जाते हैं, स्पेशली जो मैटरनिटी लीव होती है वो आपको फीमेल्स को दी जाती है। थर्डली जो आपकी लीव्स होती हैं, कैजुअल लीव्स हो गई, अर्न लीव हो गई या आपकी मेडिकल लीव हो गई, वो काफ़ी सारी छुट्टियां बहुत होती हैं स्कूल्स के अंदर कि जब जब बच्चों की छुट्टी होती है तो टीचर्स की भी छुट्टी पड़ती है, तो इसका एक और ये बेनिफिट हो। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारी असिस्टेंट टीचर की, नर्सरी टीचर के लिए। अगर आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने 12th आपकी पास आउट होनी चाहिए। एंड 12th के बाद अगर आप लोगों ने NTT किया है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया है, या BEd इन नर्सरी किया है, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और साथ में ये कंपलसरी है कि 12th में आप लोगों के 45% मार्क्स हो और आपने हिंदी जो है 10th लेवल तक पढ़ा हो, आपने क्वालिफाई किया हो, तब आप NTT की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देन बात कर लेते हैं PRT की। PRT में भी आप लोगों का 12th क्लियर होना चाहिए। एंड 12th के बाद अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है, DLED किया है, DLED मीन्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या आप लोगों ने डाइट किया है या BTC किया है, जो भी मतलब प्राइमरी आपके डिप्लोमाज होते हैं 1 to 5 के लिए, अगर आपने वो किया है, प्लस आपने CTET पेपर 1 अगर आपका क्लियर है, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ PRT। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन, कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है PRT के अंदर, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, आप 30 साल तक 30 ईयर्स तक PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब एक मैं बोल सकती हूँ डिसएडवांटेज है कि PRT के अंदर, NTT के अंदर और आपकी PGT के अंदर एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है DSSB में। नाउ बात कर लेते हैं TGT की। TGT में आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों ने BEd करा होना चाहिए, एंड CTET पेपर 2 आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए। 45% मार्क्स जो है आपकी एलिजिबिलिटी है ही, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है 45% मार्क्स से। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि 45% सब सारे सब्जेक्ट्स में देखा जाता है या ओवरऑल, तो ये ओवरऑल परसेंटेज दे रखी है कि आपकी ओवरऑल जो हमारी परसेंटेज होती है तो वो आपकी 45% होनी चाहिए। एंड अगर आप लोगों ने CTET पेपर 2 क्लियर किया है तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ TGT। बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें हालांकि सब लोग कह रहे थे कि 30 साल, बट जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था हमारा, जो हम लोगों ने अभी फरवरी मार्च में एग्ज़ाम्स फिल करे हैं,
उसमें आपकी 32 ईयर्स दे रखी थी फॉर मेल्स, एंड फीमेल्स के लिए 8 साल का रिलैक्सेशन था, मतलब 40 साल तक की जो वुमेन थी, लेडीज़ थी, वो अप्लाई कर सकती थी इसमें। जो हमारा अगला नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है पूरे चांसेस है उसमें जो एज होगी 30 साल हो सकती है, और फिर आपका 8 साल का रिलैक्सेशन होके तो 38 ईयर्स तक ये अप्लाई कर पाएंगे। ये पूरे 99% चांसेस हैं। एंड बात कर लेते हैं पीजीटी की। तो आपने पीजीटी के लिए मास्टर्स आपकी होनी चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए, बट येस सीटेट पेपर की कोई भी मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। देन अगर हम बात करें सीटेट के मार्क्स की, तो आपको पता है अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी, तो आप लोगों को 90 मार्क्स जो होते हैं क्वालिफाइंग होते हैं फॉर दी जनरल कैंडिडेट्स। एंड अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आप लोगों के 82 मार्क्स जो होते हैं दे आर दी क्वालिफाइंग मार्क्स। ओबीसी की बात करें, अगर आप दिल्ली के ओबीसी हैं, अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली से बना हुआ है, तब आप लोगों को 82 मार्क्स में आप क्वालिफाई माने जाएंगे सीटेट के लिए। बट अगर आप अदर स्टेट ओबीसी हैं, तो आप लोगों को जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है इन दिल्ली ऑल्सो, और आपको भी 90 नंबर लाने पड़ेंगे फॉर द सीटेट एग्ज़ाम। चाहे हम पेपर 1 की बात करें, चाहे हम पेपर 2 की बात करें, बट आपके जो मार्क्स होते हैं वो 90 मार्क्स होते हैं फॉर दी जनरल कैटेगरी। बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज एज लिमिट की। तो जनरल कैटेगरी तो कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। एससी एसटी को आप लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है फॉर ऑल द पोस्ट। चाहे आप किसी भी पोस्ट भरें, चाहे एनटीटी भरें, चाहे पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एंड अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो आप लोगों को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। एंड अगर आप पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी है तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन। एंड अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं प्लस अगर आप लोग ओबीसी हैं तो 13 साल का आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये सारी डिटेल्स थी DSSB के बारे में। वन मोर थिंग मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है बहुत अच्छा होता है। अगर हम पीजीटी की बात करें तो 89,000 टू 90,000 आप लोगों की सैलरी होती है। एंड टीजीटी की सैलरी आपकी 80,000 टू 83,000 के रेंज में लाया करती है। मैं सारी की सारी चीज़ें कंक्लूड कर रही हूँ। एंड बात करें हमारी पीआरटी की सैलरी की, तो वो भी आप लोगों की 65,000 टू 67,000 इसके अराउंड दी जाती है। देन हमारी DSSB के अंदर 3 बॉडीज़ आती हैं। जैसे आपकी फर्स्ट हो गई NDMC, आपको पता होगा NDMC न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। देन आपकी हो गई MCD म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, और आपका DOE हो गया डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो ये सारे के सारे 3 डिपार्टमेंट्स जो होते हैं DSSB के अंडर आते हैं, और इनकी सारी टीचिंग की वैकेंसीज़ निकलती हैं। तो आप लोगों ने अगर फॉर्म फिल किया होगा तो आपको वहाँ पे मेंशन भी होगा कि आप लोग कौन से वाली DOE में आप लोग टिक कर रहे हैं, DOE की मतलब वैकेंसी कर रहे हैं फिर टिक, या आप लोग MCD की कर रहे हैं, MDMC की कर रहे हैं। तो ये ऑप्शंस आपके उसमें ज़रूर आया होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज़ की। नेक्स्ट वैकेंसीज़ पूरा चांसेस यही हैं कि वो अब अगले साल जनवरी तक ही आएंगी। एंड एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं, जैसे पीआरटी और पीजीटी में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। बट येस 8 साल का एज रिलैक्सेशन आपको टीजीटी में देखने को मिल सकता है। बट येस अभी तक 40 साल तक की लेडीज़ अप्लाई कर रही थी, बट अब ये हो सकता है कि टीजीटी की एज लिमिट अगर 30 साल हो जाती है तो आपको 38 ईयर्स तक की आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप लोग भी DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, मोटिवेटेड रहिए। किसी और को आपको मोटिवेशन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। अगर एक बार DSSB में जॉब लग जाती है तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी सेट हो जाती है। एंड बोलते हैं ना कि मतलब दुनिया आपके कदम चूमती है, तो इस टाइम अपने आप को बिल्कुल भी परेशान, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होने दीजिए। मैंने ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है, पूरा अच्छे से स्टडी आउट करके DSSB के लिए, ताकि आपको कुछ मोटिवेशन दे सकूं। जो क्योंकि मेरे को पता है कि जब तक एग्जामिनेशन कैलेंडर नहीं आता है आप लोगों की पोस्ट का, हम लोग बहुत परेशान होते हैं, पढ़ने का भी दिल नहीं करता है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो लेकिन अब आप बिल्कुल इतने सारे बेनिफिट्स जान के, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी अपनी बुक्स उठाएंगे और पढ़ेंगे। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।